नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार में विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आ गया। इस परिणाम के तहत एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और महागठबंधन बुरी तरह से उसकी शर्मनाक हार हुई। उसके 4 दिन के बाद आज 18 तारीख को जो पूरे बिहार चुनाव से पहले करीबन जैसा बताया जा रहा है कि 3 साल से पूरे बिहार में घूम घूम करके दरवाजे दरवाजे जा करके लोगों को जागरूक करने का काम करने वाले जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता संस्थापक प्रशांत किशोर पांडे मीडिया के सामने आए। इतना ही नहीं, आज के दिन ही कांग्रेस ने दिल्ली में इंदिरा भवन में एक बैठक की एसआईआर को लेकर के। जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो उन सभी राज्यों से उनके प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभाओं में विपक्ष के नेता, कांग्रेस संसदीय दल के नेता, तमाम सारे लोग जुटे। गहन मंत्रणा की गई और उन्होंने भी कुछ फैसले लिए हैं। उस दूसरी तरफ चले तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित नीतीश कुमार और बीजेपी, जो कि उसे पहला मौका मिला है जब वो अपना मुख्यमंत्री देकर के बिहार में पहली बार बीजेपी का परचम लहराने, सत्ता में शामिल होने, खुद अपनी सरकार बनाने की फिराक में जुटी हुई है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे अपने 2 मुद्दे। पिछले चुनाव के दौरान ही मैंने आप लोगों को एक डाटा दिया था जिसमें आपको बताया था कि बिहार में 18 से 19 वर्ष की उम्र के 7,69,356, 20 बरस से 29 बरस तक के 84,84,641, 30 से 40 वर्ष के 1,04,97,629 मतदाता थे। अगर कुल मिला लीजिएगा तो करीब करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा। और ये कहा जा रहा है, ये आंकड़ों के तहत है कि देश में इस समय जो युवा शक्ति है वो सबसे ज्यादा है, चरम पर है। ये युवा शक्ति जिस दिन चाह जाए किसी भी हुकूमत का तख्ता पलटने में उसे देर नहीं लगेगी। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब वोट चोरी का खुलासा करते हैं तो वो जन जेड युवाओं और छात्रों का आह्वान करते हैं कि लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। अब मेरा सवाल एक ये है कि जो आंकड़े मैंने बताए और देश में सबसे बड़ी तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद में अगर युवा शक्ति वहां है, जिसके लिए तमाम सारी घोषणाएं भी की गई इंडिया गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। और एक वीडियो में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि मैंने अपने लगभग 40 साल के कैरियर में ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा जिसके तहत कोई गठबंधन, कोई पार्टी शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रही हो, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर। यह पहला चुनाव था। आमतौर पर शिक्षा की बात होती है, रोजगार
का मुद्दा तो लोकसभा चुनाव से ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष की पार्टियां उठाती रही हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर के पहली बार मेरे संज्ञान में ऐसा है, अगर आप लोगों को कोई ऐसा वाकया याद आता हो जिसमें पूर्व में किसी पार्टी के द्वारा चुनाव के दौरान एजुकेशन को मुद्दा बनाया गया, मुझे याद नहीं है। राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, एसआईआर जो जिस ढंग से हुआ बिहार में उसकी बात करते हैं, वोट चोरी का सबूत भी ले आकर के सामने रखते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी पूरे बिहार में बेहतरीन गुणवत्ता युक्त स्कूलों की स्थापना, अच्छे शिक्षकों की बात करते हैं, अच्छे कॉलेजेस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, और यहां तक कहते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो इस बिहार में गुणवत्ता युक्त बेहतरीन स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, यूनिवर्सिटी देंगे, और यहां तक कहा कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो बिहार को एक ऐसा यूनिवर्सिटी देंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी देंगे जो दुनिया भर में उसका नाम होगा, उसकी शोहरत होगी। दुनिया के कोने कोने से, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, वहां के लड़के बिहार आकर के पढ़ना चाहेंगे, उनमें होड़ लग जाएगी। ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सवाल मेरा यह है, वहीं तेजस्वी यादव भी शिक्षा की बात उठाते हैं, और ये जब कई साक्षात्कार में उनसे जब सवाल किया गया, उनको कुछ लोगों ने कहा कि आप की अपनी डिग्री क्या है, तो वो उससे भी कोई गुरेज नहीं कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ खुला हुआ है, 9वीं तक पढ़ा हूं तो पढ़ा हूं। लेकिन आज जो युवा है उसको हम बेहतर शिक्षा भी देंगे और रोजगार भी देंगे। यानी महागठबंधन की तरफ से दो बड़े धड़े, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, दोनों की तरफ से यह ऐलान होता है शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के भी बात होती है। जो उनके एजेंडे थे तेजस्वी यादव के, युवाओं, पंचायत प्रतिनिधि, पारंपरिक कामगार वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं। जो उनकी सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे बड़ी घोषणा थी उनके एजेंडे में, हर घर सरकारी नौकरी, माई बहन योजना, सभी जीविका दीदी को स्थायी नौकरी, वेतन उनका होगा 30,000 रुपये, 1 से 2 लाख संविदा कर्मियों का विनियमितीकरण होगा। और उन्होंने जो माई बहन योजना है, माई बेटी योजना है, उसके तहत भी उसका खुलासा किया। मां माने MAA, M फॉर मकान, A फॉर अन्न, A फॉर आमदनी, और बेटी BETI, B फॉर बेनिफिट, E फॉर एजुकेशन। देखिए यहां एजुकेशन फिर आया, T फॉर ट्रेनिंग और I फॉर इनकम। वो नालंदा विश्वविद्यालय को उस खोई हुई उसकी उन बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा एजेंडे में शामिल किया गया था। बावजूद इसके महागठबंधन चुनाव हार गया, बुरी तरह से हार गया।
सवाल सिर्फ इतना है कि आज का युवा चाहता क्या है। उसे शिक्षा नहीं चाहिए, उसे रोजगार नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वो एनडीए के पक्ष में क्यों गया? क्या वहां बेहतर शिक्षा, महागठबंधन से कहीं ज्यादा बेहतर शिक्षा और रोजगार की बात की गई? मैंने तो नहीं सुना। सवाल यह है कि यही युवा पेपर लीक के मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं। जाड़े के दिनों में भी उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, कभी कभी गोलियां भी चलती हैं जिसमें कुछ बच्चों की जान भी चली जाती है। इतना सब होने के बावजूद अगर महागठबंधन आपको बेहतर शिक्षा का इंतजाम करने का वादा कर रहा है, रोजगार देने का वादा कर रहा है, और यहां तक कि इस चुनाव से पहले जो कांग्रेस ने एक मुहिम शुरू की थी, पलायन रोको नौकरी दो, यानी अपने बिहार में ही हर उस शख्स को नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार के संसाधन मुहैया कराए जाएंगे ताकि उसे और कहीं जाना ना पड़े, दूसरे राज्यों में जाकर के मजूरी न करना पड़े। वो अपना सब कुछ अपने देश, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने घर पर रह करके वो एक आरामदायक जिंदगी का निर्वाह कर सके। बावजूद इसके जो रिजल्ट आया है वो तो चौंकाने वाला ही है। अब आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपके सामने। आरजेडी को केवल 25, कांग्रेस को 6 और माले और अन्य सीपीआई 3 वोट, 3 सीट जीती है। 1 सीट आईआईपी को मिला। उधर अगर बात करें एनडीए की तो बीजेपी 89, जेडीयू 85, लोजपा 19, मांझी जी की हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम 4। इतनी भयंकर जीत, 2.31 करोड़ मत एनडीए को मिले, जबकि 1.88 करोड़ महागठबंधन को। यह आंकड़ा मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, उसके पहले भी बता चुका हूं। यह परिणाम था और महागठबंधन की घोषणाओं के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। फिर वो क्या वजह है कि युवा महागठबंधन तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव जो 17 महीने तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए लाखों लोगों को नौकरी दे चुके हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया। जहां तक महिलाओं की बात है, दूसरा पॉइंट, जहां तक महिलाओं की बात है, तो अगर हम महिलाओं के आंकड़ों को देखें जो बिहार में उनकी संख्या थी, उसके अनुसार 1,64,68,572 महिलाएं थी मतदाता। इसमें जीविका दीदी भी आएंगी, जिनकी
नौकरी को स्थायी करने की घोषणा थी और वेतन 30,000 रुपया। मां बहन बेटी, मां बहन योजना भी थी, माई बहन योजना भी थी और मां बेटी योजना भी थी, जो आपको मैंने समझा दिया। इनमें से भी कहा यह जा रहा है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया। क्या भरोसा किया? रोजगार के लिए जो 10,000 रुपया, जो कि आजकल चुनाव शुरू होने के साथ ही चर्चा में बना रहा, वो रिश्वतखोरी 10,000 रुपए की। सवाल ये उठता है, मैं दूसरा सवाल महिलाओं की बात कर रहा हूं, ये क्या महिलाओं का अपमान नहीं है? टेलीविजन पर या यूट्यूब पर चारों तरफ चर्चा हो रही है कि 10,000 में महिलाओं को 10,000 में महिलाओं को खरीद लिया। महिलाएं क्या कोई वस्तु है कि 10,000 रुपए में खरीद लिया? समझा क्या है? इतना बड़ा, एक तरफ आप उन्हें अपमानित भी कर रहे हो और उनका वोट भी हासिल कर रहे हो। ये दो चीज मेरे समझ के बाहर रही। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सम्मुख आकर के मैं आपसे बात करूं युवाओं और महिलाओं की। युवाओं को एनडीए की तरफ से कोई भी योजना ऐसी नहीं थी। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह तो यहां तक कह गए कि बिहार में जमीन ही नहीं है, फैक्ट्री कहां से लगेगी। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे थे कि फैक्ट्री जाएगी गुजरात, वोट चाहिए बिहार में। उसे किसी ने, सबने अनसुना कर दिया। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बिहार में जो चुनाव हुआ, जो मतदान हुआ या मतगणना जो हुई, ये सब कहीं भी फेयर नहीं था, पारदर्शी नहीं था। ये साबित करता है आज 21वीं सदी का कौन सा किशोर, कौन सा युवा ऐसा होगा जो कि बेहतरीन गुणवत्तापरक शिक्षा से मुंह मोड़ ले। हर युवा की एक चाह होती है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा रोजगार करे। एक आंकड़ा ये भी है कि इस देश में शिक्षा की जो स्थिति बन गई है, लड़के, युवतियां देश छोड़ करके विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगर ऐसा है, जो कि सही है, साल दर साल इसका आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का। अभी कुछ दिनों पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा उसका दर बढ़ाया तो हल्ला मचा, काफी विरोध हुआ कि युवा वहां जाएंगे कैसे। वो उन युवाओं की बात थी, हमने भी एक वीडियो बनाया था, इस पर बात की थी कि जो युवा विदेशों में जाकर के, अमेरिका में जाकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे इस लालसा में कि उनकी शिक्षा पूरी होगी तो उन्हें बेहतर काम भी मिल जाएगा। ये आंकड़े दर्शाते हैं, ये बातें दर्शाती हैं कि युवा आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं,
तो वो दल, वो गठबंधन जब उनसे वादा कर रहा था बेहतर शिक्षा का देने का, स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, तो वो उस तरफ आकर्षित क्यों नहीं हुए? वो फिर वही पेपर लीक, वाली सरकार को ही उन्होंने फिर से क्यों चुना? और वो महिलाएं जो अपने पति को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, सबको अपने घर से बाहर भेज करके घर में अकेली महिला मंडल केवल, उसे अपने बच्चों की, अपने पतियों की तनिक भी चिंता नहीं हुई कि वो 10,000 रुपए प्राप्त करके एनडीए को वोट देने के लिए चली गई। ऐसा तो होता नहीं, गले से उतरता नहीं, चाहे युवाओं का मामला हो चाहे महिलाओं का मामला हो, ये गले से उतरता नहीं। तो अगर विपक्ष हतप्रभ है इस परिणाम से, तो उसका हतप्रभ होना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं जनसुराज पार्टी की, पहले जिनका कि खाता भी नहीं खुल सका और जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के दल को 25 से ज्यादा सीट मिल गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवालों की बौछार हुई कि आपका तो खाता भी नहीं खुला और नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड तो 85 सीटों तक पहुंच गया, आप 25 की बात कर रहे थे, 60 सीटें ज्यादा आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो 10-10 हजार रुपया स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया गया है, टोकन मनी, अगर सरकार ने यह भी कहा था कि 6 महीने के भीतर सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे स्वरोजगार के लिए, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर नीतीश बाबू, अब उनकी सरकार आ गई है, वो महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपया डाल दें, वो बिहार छोड़ देंगे। यानी उनका भी इशारा उस 10-10 हजार रुपए पर था, जिसे लेकर के पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बना रहा। चुनाव आयोग से शिकायतें भी की गई, लेकिन चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो उनके ऊपर आरोप लगातार लगते रहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए काम करते हैं, वो टस से मस नहीं हुए, जुबान उनकी सिल गई थी, कुछ भी नहीं कहा। दूसरा मुद्दा, कांग्रेस ने अपने वोट चोरी के अभियान को जारी रखा है। आज उन्होंने 12 राज्यों के कांग्रेसियों से बातचीत की, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। सबकी बात सुनी गई, सबसे फीडबैक लिया गया और एक सिरे से जो बताया गया, जैसा कि मीटिंग के बाद पवन खेड़ा ने लोगों को सूचित किया और बताया कि एक ही राय थी कि जो विसंगतियां सामने आई हैं बिहार में एसआईआर को लेकर के, उन्हीं सब को लेकर के उन 12 राज्यों में भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एक खास वर्ग के लोगों का नाम काटा जा रहा है। मैं बनारस में हूं और बनारस से भी मुझे यह सूचना मिली है कि कुछ खास वर्गों के लोगों का मत काटा जा रहा है। हालांकि इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, मैंने सुनी है बात। साथ ही ये घोषणा की गई कि दिसंबर के पहले सप्ताह में, जब 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसके बीच में ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली होगी कांग्रेस जनों की।
देश भर से कांग्रेसी उसमें जुटेंगे। दरअसल कांग्रेस ने एक अभियान चलाया एसआईआर के खिलाफ पूरे देश भर में। वहां से 5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त वो शिकायती पत्र एकत्र किए हैं। सूचना जानकारी के मुताबिक ये 5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त पत्र, शिकायती पत्र कांग्रेस राष्ट्रपति को सौंपेगी और उनसे मांग करेगी कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, आपने देखा होगा एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गया है विपक्ष, और सुप्रीम कोर्ट से बार बार चुनाव आयोग को ताकीद किया जा रहा था। और ये विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का ही के आदेश का ही नतीजा था कि आधार कार्ड उन 11 दस्तावेजों में से एक और दस्तावेज के रूप में शामिल करना पड़ा चुनाव आयोग को, यानी कि अब 12 दस्तावेज, जिसमें कि आधार कार्ड प्रमुख है। तो ये इतना ही नहीं, ये 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त शिकायती पत्र राष्ट्रपति को दिए जाएंगे और उनसे ये अपेक्षा की जाएगी, उनसे ये अनुरोध किया जाएगा कि वो इस पर हस्तक्षेप करें और संविधान सम्मत फैसला दें। ये एक बड़ी घटना है, बड़ा निर्णय है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और फैसला किया है। बिहार के बाद गुजरात उसके निशाने पर है, जहां 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। अब वहां भी राहुल गांधी और उनकी टीम 1100 किलोमीटर की पदयात्रा करेगी। राहुल गांधी कह चुके हैं, बिहार चुनाव के बाद भी उनका एक बयान मैंने सुना था कि अब सड़क पर उतरे बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है इस देश में। तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस ओर इशारा कर चुका है कि एसआईआर जो हो रहा है वोट चोरी के खिलाफ देश भर में, शुरुआत गुजरात से हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में देश भर में कांग्रेसी सड़क पर उतरेंगे वोट चोरी के खिलाफ, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आपका वो जो संवैधानिक अधिकार है एक वोट का, वो आपसे छीना जा रहा है। अगर ये वोट आपके पास नहीं रहा तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। अब इसे कांग्रेस के लोग, विभिन्न राज्यों में जो लोग हैं पदाधिकारी बने हुए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, विधानमंडल में विपक्ष के नेता, उनके कार्यकर्ता कितना राहुल गांधी का और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का साथ देते हैं, किस तरह से वो सड़क पर उतरते हैं, ये देखना काबिल गौर होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहीं कहीं दिखाई भी दे रही है कुछ काम करते हुए। भाजपा लगातार जुटी हुई है। कांग्रेस का बंदा मोदी के गढ़ में तो मुझे नहीं दिखा।
आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। इस अनुरोध के साथ मैं आपसे रुखसत ले रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करेंगे।